हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू में। हम मॉडल सेट का जो कुछ क्वेश्चंस छूटा हुआ था हम उसको लेकर के अभी आए हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने। क्लास 11th का जो मॉडल सेट का क्वेश्चन जो था मेरा, पहला 2 वीडियो जिसमें था कि क्वेश्चन 1 to 20 कंप्लीट हो पाया था, 20 क्वेश्चन बच गया था यहाँ पे। तो उसी 20 क्वेश्चंस को लेकर के हम आए यहाँ पे आप लोगों के सामने, है ना। तो यहाँ पे आज मेरा जो क्वेश्चंस होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से होगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 से हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने अगर पहला 20 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किया है तो क्लास 11th मॉडल सेट पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें। वहाँ पे सारा विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया हुआ, वहाँ हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया हुआ, हर एक क्वेश्चन का विथ एग्जाम्पल समझाया हुआ है, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते वो वहाँ पे बताया गया है ना। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वीडियो है क्लास 11th का मॉडल सेट वीडियो 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं, है ना। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ पे हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा 21 जो क्वेश्चन है, इफ़ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम अलोंग डायरेक्टेड अलोंग इट्स। अब यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये तो सबको पता है। अगर किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करते कोई ऑब्जेक्ट इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट करते हैं ना, है ना, है ना, इसके अलोंग इस तरह रोटेट करते, इसका जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है अलोंग एक्सिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने वाली बात है नहीं। अगर आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो होगा अलोंग एक्सिस होता है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं। 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, escape वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लानेट ये प्लांट लिखा हुआ है लेकिन प्लानेट होगा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, है ना। किस पे डिपेंड नहीं करता, इसके वेलोसिटी का आपको अगर डेरिवेशन पता है, इसके वेलोसिटी का वो एक्सप्रेशन पता है वहां पे, तो आप यहाँ पे पता है कि इसके वेलोसिटी इक्वल टू होता क्या, √2gm/r। 2gm/r। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, मास ऑफ प्लैनेट है, जिस प्लैनेट से किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और ये क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है। ये मेरा इक्वेशंस है जिसको हम लोग यहाँ पे इसके वेलोसिटी में हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को ढूंढते हैं, यहाँ पे क्या वो ऑप्शंस मैच करता है। मास ऑफ प्लैनेट, बिल्कुल मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है मेरा इसके वेलोसिटी। रेडियस ऑफ प्लैनेट, बिल्कुल रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है मेरा वेलोसिटी, है ना। मास ऑफ बॉडी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है मेरा इसका वेलोसिटी। तो मास ऑफ बॉडी का कहीं पे डिस्कस नहीं है, जिस बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अर्थ, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, ओके ना। यहां से मान लेते किसी एक m मास के बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, m मास के बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस मास का यहाँ पे इस डेरिवेशन में, इस इक्वेशन में कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ बॉडी इसका राइट आंसर होगा। आपको अगर ये डेरिवेशन याद रख लेते हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये इसके वेलोसिटी से रिलेटेड बन जाएगा। तो 22 का जो मेरा आंसर होने वाला है ना, 22 का जो मेरा आंसर होने वाला है वो मास ऑफ द बॉडी होगा। क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी होगा। तो ये डेरिवेशन ये वाला याद करके जाना है, आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन है ना, √2gm/r। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कहाँ पे ज्यादा होता है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो तरह से वेरी करता है, ड्यू टू रोटेशन भी वेरी करता है, ड्यू टू अबव द अर्थ सरफेस, डाउन द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने हर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन नंबर 23 का हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये मेरा अर्थ है, अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं तब भी वेरी करता है, अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तब भी वेरी करता है। ये कुछ किलोमीटर में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हाइट के लिए बात होता है। ये अबव द अर्थ जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है, डाउन द अर्थ जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है ना। तो
तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, ड्यू टू रोटेशन, अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है उससे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है ना। तो ये था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा कुछ वेरिएशन से रिलेटेड नहीं पूछा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सबको पता है पोल पे होता है, मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल, इक्वल बोथ एंड। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होना है मैक्सिमम एट पोल होगा, है ना, ए होना है इसका राइट आंसर, मैक्सिमम एट पोल, है ना, मैक्सिमम एट पोल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात है नहीं। रोटेशन से तो नहीं पूछा ये, है ना, अर्थ सरफेस से डेप्थ पे भी नहीं पूछा है, अर्थ सरफेस से एवब भी नहीं पूछा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसके लिए ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है ना। अब अगला आता है कि इसके बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनाया यहाँ पे 24 नंबर का, यहाँ पे डिस्कस करना है। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि कौन सा होगा। पहले मैं मिटा लेता हूँ इसको, है ना। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो होगा, यहाँ पे कितना अच्छा दिया हुआ यहाँ पे कि जैसा कि स्केप वेलोसिटी का भी डेरिवेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि स्केप वेलोसिटी का रिलेशन क्या क्या होता है। यहाँ पे स्केप वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, ये बस याद रख लेना है, 2gm/r, 2gm/r। सबको यहाँ पे हम बता चुके थे, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या मास ऑफ प्लानेट है, जिस प्लानेट से उसको प्रोजेक्ट किया जाए, r उस प्लानेट का रेडियस है ना। अब यहाँ पे पूछा जाए इसका वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, डिपेंड्स अपॉन। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है मेरा, यहाँ पे ऑप्शन m0 है, b m1 है ना, c m² है, और d मेरा क्या है, m³ है। तो यहाँ पे ऑप्शन कितना अच्छा दिया हुआ। अगर हम ऑप्शन बी को यहाँ पे सेलेक्ट करते तो मास पे डिपेंड हो जाएगा, जिस बॉडी को प्रोजेक्ट करे उस पे डिपेंड हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। अगर m² करते तब भी कहीं ना कहीं उस बॉडी पे डिपेंड कर रहा है इसका वेलोसिटी, हाँ। लेकिन ये इक्वेशन मेरा क्या बता रहा है, वो बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है इसका वेलोसिटी। तो किस पे डिपेंड करता है मेरा, एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे मेरा मास पे अगर डिपेंड नहीं कर सकता है तो मेरा बेस्ट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि m⁴m मतलब 1 होता है ना। तो 1 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर भी दे यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। तो मेरा जो ऑप्शंस होना है वो m⁴0 होगा। हमको पता है किसी भी चीज पे पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 होता है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है ना। तो ये मेरा क्या होगा, m⁴0 होगा। तो इसको अच्छे से देना है यहाँ पे, और बस ये याद रखना है √2gm/r। ओके, अब यहाँ पे आता है 25, क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है मेरा हाइड्रोलिक ब्रेक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। हाँ, तो याद क्या रखना है, इसका पास्कल्स लॉ याद रखना है ना। आते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन के पास, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन विस्कस लिक्विड, फाइनली इट। अब बोलते फाइनली इट क्या होता है, फॉल्स इट विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। फर्स्ट में क्या करता है, वेलोसिटी डिक्रीज करता है ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विड है, यहाँ पे कोई एक स्फेयर क्या कर रहा है, फ्रीली गिर रहा है इस लिक्विड में, है ना। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसका वेलोसिटी जो होता है वो क्या हो जाता है, गिरते गिरते पहले इंक्रीज करता है, धीरे 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 अपोज करता है। विस्कोसिटी जो होता है इसका, लिक्विड का लेयर इसका अपोज करता है वेलोसिटी को। एक टाइम आता है जहाँ पे इसका जो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, फॉल्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। फाइनली पूछा जा रहा है यहाँ पे, इनिशियली नहीं पूछा जा रहा। तो फाइनली क्या होगा, फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइनली के जब बात पूछे ऑप्शन ए होना है, मतलब फाइनली फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये चीज याद रखना है, फाइनली ये क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, है ना। तो इस चीज को समझना है। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस मॉडल सेट में अगर ये चीज समझ में आ गया तो फिर वो और 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके ना, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। विस्कस फोर्स का जो इक्वेशन होता है, यहाँ पे हम 27 नंबर के पास आ रहे हैं। 27 नंबर का इक्वेशन बस याद रखना है। क्या याद रखना है, विस्कस फोर्स इक्वल टू क्या होता है, NA dV/dx। ये चीज याद करके जाना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, विस्कोस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ए क्या है, एरिया ऑफ स्फेयर है, तो ये वो बात होगी। यहाँ पे dV/dx क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, एरिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कौन सा ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, वो ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, तो वेलोसिटी, तो इसका राइट आंसर क्या होना है, वो वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, क्या होगा यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन ए इसका आंसर होना है। 27 नंबर का क्या होगा, ये रिलेशन याद कर लेना, यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन बन सकता, हो सकता ऑप्शन को डिफरेंट कर दे, चेंज कर दे, वहां पे किस पे डिपेंड करता है ये डाल दे। तो विस्कस फोर्स इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया, और यहाँ पे ये क्या है मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ओके, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, 28 के पास यहाँ पे, है ना, आ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 के पास से, जल्दी जल्दी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइन एबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड, है ना, तो स्ट्रीमलाइन से एबव विच इट बिकम्स, है ना, स्ट्रीमलाइन एबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी होना है इसका। इसका आंसर क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या होता है, एबव स्ट्रीमलाइन, है ना, क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, बस वही क्वेश्चन है यहाँ पे। द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइन एंड एबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन के एबव क्या होता है, टर्बुलेंट, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी होगा। इसको अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 29, तो ऐसे रट के नहीं जाना है इसको, मैं इसका रिलेशन बता दे रहा हूं, है ना, 29 का, है ना, 29 का यहाँ पे क्या है, ए स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, एक स्टील वायर है, मान लेते ये स्टील वायर है मेरे पास, है ना, ये स्टील वायर है, यहाँ पे 2 kg वेट से क्या है, लोडेड है, 2 kg वेट से लोडेड है। अब सबको पता है यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रेच करेगा वायर, है ना, क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, ये प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस पूछा क्या जा रहा है, इफ द रेडियस ऑफ वायर इज डबल देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम्स। अब यहाँ पे रिलेशन पता, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी से रिलेटेड है ना, मैं इसको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, स्ट्रेस अपॉन, है ना, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी इक्वल टू होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ये रिलेशन यहाँ पे आएगा। इट मींस फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ अपॉन डेल एल, है ना, ये चीज याद करके जाना है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये रिलेशन, बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना है। अब यहाँ पे एरिया का बात, रेडियस की बात हो रही है, ये रेडियस का, ये वायर का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, सपोज कर लेते आर है रेडियस, ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कुछ होगा, और उसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। अब यहाँ पे दे एरिया इक्वल टू, इसको देख लेना, एरिया इक्वल टू होगा क्या, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होगा। अब रेडियस को यहाँ पे डबल किया जा रहा है, तो पाई 2r पर स्क्वायर होगा, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू 4 होगा। ये चीज समझना, ये जो 4 होना तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन, यहाँ पे इसको देखें तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा a हो गया मेरा, और लेंथ इंटू डेल एल, है ना, तो ये कितना हो रहा है मेरा 1/4 f अपॉन a, इट मीन्स एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर l अपॉन डेल एल, है ना, तो ये आंसर क्या होना है, 1/4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होना है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, 29 का ऑप्शन क्या होना है, 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 30, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी लैम्प ऑफ चारकोल हीटेड टू हाई टेम्परेचर, मेटल कोटेड विथ ब्लैक डाई, ग्लास सरफेस कोटेड विथ कोल्डर, है ना, तो हॉलो इनक्लोजर ब्लैक एंड इनसाइड द एंड हैविंग स्मॉल होल। तो यहाँ पे इसका बेस्ट ऑप्शन हमको लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होना है यहाँ पे, सी होना है ना, सी मतलब ग्लास सरफेस कोटेड विथ कोल्डर, ओके ना। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन है यहाँ पे, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, है ना। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशंस यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा 31 का, वो होगा 3/2 RT, है ना, 3/2 RT, आर क्या गैस कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो मेरा ये ऑप्शन होगा, ठीक है, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो यही रिलेशन आता है काइनेटिक एनर्जी का, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना, कहाँ पे पूछा जा रहा है, उस टेम्परेचर पे, तो यही रिलेशन होना, इस चीज को समझ लेना है, हाँ, इसको याद कर लेना है।
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 का, है ना। तो यहाँ पे 32 काफी अच्छा है, तो बस कुछ चीज याद करके रखना होता है यहाँ पे कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, है ना, यही तीन चीज है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर, ये तीन पॉइंट है जो कि थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करता है, कैरेक्टराइज करता है। तो यहाँ पे कौन सा चीज है जो नहीं करता, यही तो निम्नलिखित तो कौन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, कौन नहीं कर रहा है। जब यहाँ पे हम बता ही दिए कौन कौन सा वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर ये कैरेक्टराइज कर रहा है थर्मोडायनेमिक, कौन नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या बच जाता है मेरा, वर्क हो जाता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, वर्क हो जाना है। चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 के पास, है ना, क्वेश्चन नंबर 32 के पास। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, है ना। तो थर्मोडायनेमिक की याद क्या करके जाना, किस पे, ये वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया और टेम्परेचर हो गया, है ना, ये कैरेक्टराइज करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं कर रहा है, तो ये वर्क होगा इसका आंसर, है ना, क्या होना है, वर्क होना है। तो ये एग्जाम के व्यू से ये डायरेक्ट हम ऐसे समझ सकते हैं ये थर्मोडायनेमिक को कैरेक्टराइज करता है, ये नहीं करता है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, 32 का क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए हो जाना है। ओके, चलते यहाँ पे, हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर। अब यहाँ पे सीधा सीधी बात हो रहा है कि कभी ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल ये मेरा बॉडी है ना, ये हाइयर T1 और ये मेरा क्या है, एक बॉडी है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है T2। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो ये फ्लो करेगा हीट T1 से T2 की तरफ, इट मीन्स इसका नेम कर A और B, A से B की तरफ हीट फ्लो करेगा आपका, है ना, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, लोअर, हाइयर टेम्परेचर टू लोअर। लेकिन अगर यहाँ पे हम बोले, यहाँ पे अगर हम बोले कि B टू A अगर हीट फ्लो कर तो विदाउट वर्क पॉसिबल है क्या, तो ये हीट कैन नॉट बाय इट सेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए हाइयर टेम्परेचर इज ए स्टेटमेंट एज कंसिक्वेंस ऑफ। तो इसके लिए क्या करना, कुछ वर्क करना पड़ा, है ना। इसके लिए कौन ये बता रहा है, ये थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ बताता है कि लोअर से अगर हाइयर की तरफ हीट को फ्लो करना तो उसके लिए कुछ वर्क करना होता है ना। तो ये यहाँ पे कौन सा बता रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है, कैन नॉट बाय इटसेल्फ, है ना, अपने से ये फ्लो नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, अभी यहाँ पे हम बता रहे थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होना है 33 का, है ना। 33 का कौन सा ऑप्शन होना है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन डी। तो याद कर लेना इसको, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बता रहे 34, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे 40 क्वेश्चंस में देखा जाए तो सबसे अच्छा क्वेश्चन 34 है यहाँ पे, है ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन 34 है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पे 34 है। ये कार्नोट हीट इंजन पे बेस्ड है ना, ये हीट इंजन पे बेस्ड है। तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 34, है ना। ओके, तो फिर इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे। हीट इंजन है क्या, यहाँ पे ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट इंजन है क्या। सिंपल सा बात है, अगर वर्क करते तो हीट प्रोड्यूस हो जाता है ना। अगर वर्क करते हैं तो हीट प्रोड्यूस इजी है। फॉर एग्जांपल अगर अपने दोनों हाथ को यहाँ पे हम रब करें ऐसे ऐसे, ये वर्क कर रहे तो मेरा दोनों हाथ रब करने के वजह से इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है ना। ये सिंपल है, ये वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू प्रोड्यूस हीट बाय डूइंग वर्क, एंड आप वर्क करके हीट को इजीली क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन अगर हीट को वर्क में करना है तो इसके लिए एक डिवाइसेस की जरूरत होती है ना। अगर आपको हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो आपको एक डिवाइसेस की जरूरत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं, है ना। कि क्या बोलते हैं इसको, हीट इंजन बोलते हैं। तो हीट इंजन क्या है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, है ना। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट क्या, हीट इनटू वर्क। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ये डिवाइस है जो, अब यहां पे पूछा जा रहा है इफिशियंसी, है ना, पूछा नहीं जा रहा, इफिशियंसी नहीं पूछा जा रहा, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। लेकिन किसी भी इंजन का इफिशियंसी अगर यहाँ पे हम बात करें, है ना, अगर यहाँ पे हम किसी भी इंजन का इफिशियंसी की अगर हम बात करें, है ना,
तो इफिशियंसी इक्वल टू होता क्या, आउटपुट बाय इनपुट, ये चीज याद रखना है। तो यहां पे हम अच्छे से समझाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा सोर्स है, ये क्या है, मेरा सोर्स है, ये मेरा इंजन है ना। ये कुछ सोर्स से एनर्जी को गेन करता है, उसके बदले में हमको क्या करके देता है, कुछ वर्क कर देता है। अब यहाँ पे जो कुछ बच जाता है एनर्जी, उसको क्या करता है, डिलीवर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है किसके लिए, यहाँ पे सिंक बोलते हैं इसको, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये Q1 यहाँ से हीट एनर्जी लेता है ना, क्या लेता है, Q1 लेता है, और Q2 यहाँ पे क्या कर देता है, सिंक में डिलीवर कर देता है ना। तो मेरा वर्क में कितना एनर्जी गया, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बोलता क्या है, क्या बोलता है, कितना ये वर्क में गया, तो वर्क इक्वल टू क्या, एनर्जी में, कितना एनर्जी चेंज हुआ आपका, कितना एनर्जी आपका वर्क में गया। तो मेरा Q1 इंजन के लिए गया और Q2 क्या कर दिया, वो रिटर्न कर दिया, तो वर्क में कितना गया, तो ये मेरा वर्क हुआ। इट मींस सोर्स से Q1 एनर्जी लेता है, कुछ एनर्जी क्या होता है वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी एनर्जी क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ट्रांसफर कर देता है सिंक के लिए, है ना। तो मेरा वर्क में कितना एनर्जी गया, Q1 माइनस Q2, वही तो मेरा वर्क में एनर्जी गया ना। तो ये अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज को ना, है ना, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे आते हैं इफिशियंसी के पास, इफिशियंसी आउटपुट, आउटपुट मतलब वर्क, हम कितना वर्क लिए इस इंजन से। इनपुट, इनपुट तो यही है ना मेरा Q1, है ना। अब यहां पे देखते हैं वर्क के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व कर ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q2 माइनस Q1, है ना, Q2 माइनस Q1, क्या इस तरह लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको हमको टेम्परेचर के टर्म में लिखना है, तो टेम्परेचर के टर्म में लिखना है तो 1 माइनस T2 माइनस T1, है ना, 1 माइनस T2 माइनस T1, इसको टेम्परेचर के टर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सोर्स T2 क्या है मेरा, मान ली इसका सिंक का टेम्परेचर है T2, सोर्स का टेम्परेचर है T1, तो मतलब क्या हो गया, फाइनली इफिशियंसी को अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे टेम्परेचर के टर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ T2 मतलब सिंक, टेम्परेचर ऑफ सोर्स मतलब हाँ Q1 मतलब सोर्स, यही है ना। क्या इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे इसी पे बेस्ड मेरा ये न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन नंबर 34, है ना। बट उसमें कुछ एरर है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ, एन इंजन हैज एन इफिशियंसी ऑफ 1/6, इफिशियंसी गिवन है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर सिंक का क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस्ड कर दिया जाता है, कितना, 62 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे एरर क्या है, 62 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ये रॉन्ग है, 62 केल्विन होगा, है ना, ये गलत हो जाता है। अगर आप इसको सेल्सियस लेते तो उसमें से ये कोई ऑप्शंस नहीं रहता है, तो इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, 62 डिग्री सेल्सियस ना होके क्या होगा, 62 केल्विन होना है। ओके, तो इस चीज को रिमेंबर करना, ये क्वेश्चंस यहाँ पे मॉडल सेट में एरर है थोड़ा सा, वो सेल्सियस गिवन है, इसमें सेल्सियस नहीं होके क्या होना है, केल्विन होना है, इस चीज को समझ लेना है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट मतलब जो हमको वर्क मिला, आउटपुट मतलब क्या, इंजन से जो भी हम वर्क लिए, वर्क अपॉन क्या था, इनपुट क्या था, मेरा सोर्स जो कि Q1 एनर्जी दे रहे थे इसको, है ना। तो वर्क इक्वल टू क्या, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, वर्क इक्वल टू क्या है, मेरा कितना एनर्जी गया, Q1 लिया था यहां से मेरा वर्क करने के लिए, रिटर्न कर दिया Q2, तो मेरा कितना सा एनर्जी जाता है मेरा वर्क में, Q1 माइनस Q2, इसको यहाँ पे पुट करने के बाद मेरा रिलेशन ये आ जाता है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ही अच्छे से समझना, अगर ये समझ में आ गया तो ये न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो चलिए ये इसको पहले नोट डाउन कर ले, सबसे पहला चीज इसको नोट डाउन कर ले, इसके बाद हम आ रहे हैं इसके न्यूमेरिकल पे। ओके, अगर ये आपको समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बचा है, वो हो जाएगा। ओके, चलते हैं यहाँ पे अगले न्यूमेरिकल के पास। तो मेरा न्यूमेरिकल क्या है,
तो जैसा कि अभी इफिशियंसी हमने देखा, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस सिंक अपॉन सोर्स, है ना। तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर को T1 और T2 लिख लेते हैं, नो 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 नो, T2 लिख लेते हैं सिंक का टेम्परेचर और T1 लिख लेते हैं यहाँ पे सोर्स का टेम्परेचर, ओके ना। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके ना। तो चलते हैं यहाँ पे, गिवन क्या है फर्स्ट, मतलब हाँ फर्स्ट केस देखना है कि फर्स्ट केस में क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए इंजन हैज एन इफिशियंसी, इफिशियंसी गिवन है कितना 1/6 है, इफिशियंसी कितना 1/6 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इफिशियंसी के जगह पे मेरा क्या पुट हो जाएगा 1/6, 1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा, इसको अगर हमको चाहिए T2 अपॉन T1 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1/6 इंटू इट मीन्स मेरा हो जाता है ये 5/6। तो T2/T1 मेरा क्या हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है। अब ये एक रिलेशन ये आया मेरा, है ना, T2/T1 हमको मिल चुका है कितना 5/6, ओके ना। T2/T1 क्या होगा, क्या हुआ है, मिल चुका है कितना 5/6। अब अगले स्टेप में जाते हैं कि सिंक का टेम्परेचर को रिड्यूस्ड कर दिया जाता है, सिंक के टेम्परेचर को रिड्यूस्ड कर दिया जाता है। तो इफिशियंसी क्या हो जाता है, इट्स इफिशियंसी इज डबल, इसका इफिशियंसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, है ना, क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। फिर आते हैं इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना। ये क्या हो जा रहा है, पहले जितना इफिशियंसी है उसका क्या हो जा रहा है 2 टाइम्स हो जा रहा है, 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना। पहले जो इफिशियंसी है वो उसका क्या हो जा रहा है 2 टाइम्स हो जा रहा है। इट मीन्स मेरा क्या हो जाता है 2 इंटू 1/6, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ओके ना, 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना, T2 अपॉन T1। तो ये क्या आ जा रहा है मेरा। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कितना सिंक का घटा रहा है ये चीज देखना जरूरी है। 62 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस्ड कर रहे हैं ना, इस चीज को देखना जरूरी। 62 केल्विन रिड्यूस्ड करते तो 2 गुना होता है, ये क्वेश्चंस बोल रहा है इसका इफिशियंसी कब 2 गुना हो रहा है, सिंक का टेम्परेचर, है ना, T2 में 62, सोर्स का नहीं, ये सोर्स का टेम्परेचर इसमें डिक्रीज नहीं हो रहा है। सिंक का टेम्परेचर को जब 62 केल्विन डिक्रीज करते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, मेरा इफिशियंसी डबल हो जाता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 3 जा 1/3 इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 62 अपॉन T1, ओके। तो इस पार्ट को पूरा इधर ले आते हैं, यहाँ पे T2 माइनस 62 अपॉन T1 इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं 1/3, ओके। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा आता है 2/3। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। इसको जब सॉल्व करते हैं T2 माइनस 62 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाता है 2/3, ओके। अब हमको चाहिए क्या टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर पूछा जा रहा है, यहाँ पे सोर्स का टेम्परेचर पूछा जा रहा है। इट मींस करना क्या, हमको सोर्स का टेम्परेचर पूछा जा रहा है तो T1 निकालना है ना, T1 कितना होगा। तो यहाँ पे क्या इसको T2, क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, T2 अपॉन T1 माइनस 62 अपॉन T1 इक्वल टू 2/3, इस तरह लिख सकते हैं ना। सेम चीज है यहाँ पे, फिर को इसको जब लिखना चाहेंगे तो वैसे ही लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 T2 अपॉन T1 यहाँ से देख सकते हैं T2 अपॉन T1 क्या है 5/6 है, तो यहाँ पे 5/6 लिख लेते हैं, 5/6 लिख लेते हैं यहाँ पे। 62 अपॉन T1 इक्वल टू 2/3। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, है ना, 2/3 इक्वल टू 62 अपॉन T1। तो मेरा इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है 5 माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल टू 62 अपॉन T1। तो मेरा 1/6 इक्वल टू क्या आ जा रहा है 62 अपॉन T1। तो T1 इक्वल टू कितना केल्विन हो जा रहा है 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 और 1 37। ये मेरा केल्विन में आंसर आया, लेकिन यहाँ पे गिवन है, ये मेरा आंसर किस में आया केल्विन में, गिवन सेल्सियस में। तो अब यहाँ पे सेल्सियस में चेंज करने के लिए ये पता होना चाहिए, है ना, केल्विन से सेल्सियस में आने के लिए क्या करना होता है 273 माइनस करना होता है। तो देयरफॉर T1 क्या हो जाएगा सेल्सियस में, इसमें हमको क्या करना है 372 माइनस 273 माइनस करना होगा, तो 99 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा मेरा टेम्परेचर हो जाएगा, कितना 99 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा।
किसका, सोर्स का, है ना। तो यही फाइंड आउट करने बोल रहा था। ये काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल्स था यहाँ पे, अगर पूरा सारे क्वेश्चंस को देखा जाए तो सबसे अच्छा है। बस ये याद रखना, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर। यहाँ पे सपोज कर ले सिंक का टेम्परेचर को T2 और सोर्स के टेम्परेचर को T1, है ना, जैसा कि मैंने पहले फिगर बना के दिखाया था वहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे अगला, काफ़ी अच्छा है, इसको पहले नोट डाउन कर ले, है ना, पहले इसको सीख ले। इस तरह से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे डिफरेंट आ सकता है वैल्यू एग्जाम में, है ना। हो सकता है इफिशिएंसी डायरेक्ट पूछ दे, तो इफिशिएंसी पूछ दे तो 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन सोर्स का दे दोनों, तो काफ़ी इजी वे में वहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के पास। ओके, आई होप मजा आया होगा, ये न्यूमेरिकल्स है ना। चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 के पास हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये पता होना चाहिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, ये चीज समझ में आना चाहिए, है ना। मतलब जीरो कैलविन मतलब समझ में आता होगा कि -273 डिग्री सेल्सियस। जीरो कैलविन मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है। वाटर फ्रीज, वाटर तो बहुत जल्दी ही फ्रीज हो सकता है, -1 -2 -3 -4 तक तो पूरा बर्फ बन जाता है ना। तो जीरो से फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं करना है कि लिक्विड हीलियम फ्रीज, ये भी बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है। मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, इसको रुकना पड़ेगा। लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीज वाली बात तो ये बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, है ना। किसी भी सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल मोशन कर रहे होते हैं, किसी भी सब्सटेंसेस की जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो मोशन कर रहे होते हैं, वो क्या कर जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इन गैसेस से साउंड वेव, अब साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लाइट वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है ना। तो ये चीज समझना है कि ये लॉन्गिट्यूडनल होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या यहाँ पे, इसको समझना है क्वेश्चन नंबर 36 में जाके। लॉन्गिट्यूडनल वेव में फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, क्या है मेरा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है ना। क्या है मेरा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। तो अगर जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है उसी के अलोंग पार्टिकल क्या होता है, वाइब्रेट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। इसको क्या बोलते हैं, तो साउंड वेव मेरा क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसको समझ लेना है ना। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव ट्रेवल करता है, इसका जो पार्टिकल वाइब्रेट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इस चीज को समझना है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 36 का आंसर क्या होना, ए क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है सिर्फ, है ना। अब आते हैं यहाँ पे 37। अब ये तो बच्चा वाला खेल हो जाता है, ऐसे सब सवाल तो ऐसे ही बनने चाहिए, है ना। इस सवाल में कुछ है नहीं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए। तो यहाँ पे सीधा इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड, है ना, तो देन इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, मैं उसको समझा देता हूँ यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग होता है, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, कोई भी चीज एक सेकंड में कितना बार हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड एनीथिंग। कोई भी चीज एक सेकंड में कितना बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये मेरा पेन है ना। अगर यहाँ से स्टार्ट करते ये 1 सेकंड में, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। अगर ये 1 सेकंड में यहाँ से चल के यहाँ से चल के यहाँ अगर 10 बार करता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा इस पेन के ऑक्सीलेशन का, वो क्या हो जाएगा, 10 हर्ट्ज हो जाएगा। तो देखना क्या है कि इसको ऐसे समझ लेना है। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट है यहाँ पे और ये मेरा बी पॉइंट है। अगर कोई भी यहाँ से 1 सेकेंड में कितना बार ये ए से बी, बी से फिर ए तक, मतलब यहां से शुरुआत होकर यहाँ से फिर यहाँ, 1 सेकंड में अगर ये 10 बार ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 10। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग भी होता है कोई भी चीज 1 सेकंड में कितना बार हो रहा है ना। कोई भी चीज 1 सेकंड में कितना बार हो रहा है। तो ये सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे सिंपल सा सवाल ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, 2.5 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट कर रही है, 20 वाइब्रेशन।
तो इसको तो फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, तो फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? 1 सेकेंड में कितना बार कर रहा है। तो 1 सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20/2.5 कर लेंगे, यहाँ पे डेसिमल खत्म होगा, है ना। 2 × 10, 5 5 जा 5 2 जा 5 4 जा, इट मीन्स इसका 8 हर्ट्ज हो जाना है ना। तो फ्रीक्वेंसी वाले 2 सवाल हैं आपका, है ना। एक 37 में एक और भी आ गया फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, है ना। तो 2.5 सेकंड में कितना बार ये वाइब्रेट कर रहा है? 20 बार। तो हमको निकालना, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो हमको निकालना कितना में, 1 सेकंड में कितना बार कर रहा है। तो 1 सेकंड में ये 8 बार कर रहा है ना। 8 बार 1 सेकंड में वाइब्रेट कर रहा है, यही इसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चंस के पास। इफ पेंडुलम, फिर वही फ्रीक्वेंसी ही है, दूसरा चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है ना, फ्रीक्वेंसी ही है यहाँ पे। चलते हैं यहाँ पे 38 के पास, है ना। अब पेंडुलम के लिए कहानी है, तो यहाँ पे बोला एक पेंडुलम 78 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है ये सबको पता है ना, कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। इट मीन्स 1 मिनट में 78, इट मीन्स 60 सेकंड में एक पेंडुलम, 60 सेकंड में एक पेंडुलम कितना बार ऑक्सीलेट कर रहा है? यहाँ पे कितना बार पेंडुलम ऑक्सीलेट कितना कर रहा है? 78 टाइम्स 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 78/60, है ना। 78/60 1 सेकंड में बात करना है हमको, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ था तो पहले ही मैंने लिख लिया मिनट को सेकंड के टर्म में। 1 मिनट = 60, तो 60 सेकंड में कितना? 78 टाइम्स कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना? तो ये फाइनली मेरा क्या हो जाएगा? 78 6 × 10, हाँ 60 को 6 × 6 13 जा, तो 13/10 1.3 हर्ट्ज। 1.3 हर्ट्ज क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाना? 1.3 हर्ट्ज। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जितना भी सवाल आने वाला है उसको समझ लेना कि 1 सेकंड में हमको उसको फाइंड आउट करना है। जो भी चीज गिवन है, जितना सेकंड में ये 1 मिनट में इतना हो सकता है, 2 मिनट में दे दे तो 120 सेकंड में इतना हो जाएगा, फिर 1 सेकंड में इतना अपॉन 120, है ना। अब आते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर SHM, है ना। ये भी काफी अच्छा सवाल है यहाँ पे। SHM अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो किस पे डिपेंड? नॉट एसेंशियल। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कहीं पे जिक्र नहीं होता है SHM में, है ना। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वहाँ पे ऑक्सीलेशन के टर्म में कहीं पे जिक्र नहीं होता, कहीं भी बातें नहीं होती है। रीस्टोरिंग फोर्स का बात होता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम ये बात करें, ये मेरा स्प्रिंग है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है यहाँ पे, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है ना। इसको यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? खींच दे रहे हैं यहाँ से ऐसे, और फिर इसको छोड़ दिए। क्या कर रहा है? अगर ये रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करते रहेगा, और कुछ ये मीन हो जाएगा, ये एक्सट्रीम हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह, यहाँ से जितना है ये इतना, यहाँ से ये कुछ इस तरह ऑक्सीलेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो स्टोरी जो है, यहाँ पे SHM का जो बेसिक इक्वेशन है, ये F = -kx, है ना। F = -kx। निगेटिव का अपना मीनिंग है, अगर आप लोग वहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़े हैं तो वहाँ पे फिर अच्छे से पढ़े होंगे, है ना। तो फोर्स ऑलवेज, नेगेटिव क्या बोलता है? फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मीन की तरफ हमेशा फोर्स लगता है यहाँ पे। अगर आप राइट चल रहे हो तो ये निगेटिव क्या होता है? फोर्स का डायरेक्शन। अगर यहाँ पे आप इधर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। क्योंकि यहाँ से हम निगेटिव जा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, फोर्स प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम पॉजिटिव जा रहे हैं, है ना, लेकिन फोर्स क्या होगा? इस टर्म एक्ट होगा। तो ये यहाँ पे समझना है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता यहाँ पे? फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता? ग्रेविटी, रिस्टोरिंग फोर्स, इनर्शिया, मटेरियल मीडियम, है ना। तो यहाँ पे इन सब पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ग्रेविटी होगा इसका। 39 का आंसर क्या होना है? ग्रेविटी इसका होना है। ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता इस इक्वेशन में, कहीं पे भी ग्रेविटी का बात नहीं होता है। अब अगला आता है द स्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब F किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? F यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट है। ये इक्वेशन याद है तो यहाँ पे क्लियर ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। F किस पे डिपेंड कर रहा है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स जब एक्ट होता है तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये तो इसका तो बात होगा नहीं। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मेरा डिस्प्लेसमेंट का। ये डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ डिस्कशन था यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे। ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है और ये मेरा क्या एक्सटर्नल स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा, है ना।
तो ये चीज़ है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करना चाहते, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, ये आपको याद है, तो यहाँ पे फोर्स देख लेना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस वीडियो को देख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। मैंने 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, ये मेरा लास्ट पार्ट था और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, है ना। तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए। आई होप आप लोग अच्छे से इसको देख के जाएं, प्रिपरेशन करके जाएं एग्ज़ाम देने। बेस्ट ऑफ लक। ओके।